हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर एक्शन क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट लेक्चर में हमने केसीएल के बारे में पढ़ा था और न्यूमेरिकल कर रहे थे केसीएल के और केसीएल को समझा था। ठीक है, इस लेक्चर में आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे केवीएल और केसीएल के। क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोनों से, केसीएल से भी और केवीएल से, और देखेंगे, कंपेयर देखेंगे कि किससे हमें वो इजियर पड़ रहा है, किससे हमें वो थोड़ा टफ पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठाते हैं। मैं दोनों से आपको कंपैरिजन करके यहां पे बता देता हूं। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। लेट्स मेरे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी करवाया था, बट वहां उसकी पोलैरिटी सीधी थी, मैंने यहां पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मुझे केवीएल से करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, केवीएल सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो हमारा स्टेप था, करंट को एज्यूम करनी थी। ठीक है, करंट को एज्यूम करती, मैं छोटे से स्टेप को बता रहा हूं आपको। ठीक है, करंट एज्यूम करनी थी। तो मान लेते मुझे क्वेश्चन है कि मुझे 3 ओम में करंट निकालनी है। 3 ओम में करंट निकालनी है, तो मैंने मान लेते हैं करंट यहां से I1 आ रही है। ठीक है, यहां से I2 आ रही है और यहां से I3 आ रही है। मतलब यहां पे ऐड होके सॉरी यहां पे बोला कि मिनिमम करंट माननी है, तो यहां पे ऐड हो गई, मान लेते हैं I1 प्लस I2 हो गई है। ठीक है, आप चाहो तो इस I1 और I2 को आप बाहर भी मान सकते हो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं फर्क आएगा, मैं यहां पे आपको थोड़ा समझा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये 2 ओम है। ठीक है, ये 2 ओम है। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर एक्चुअल में इसमें करंट बह रही है ऐसे, और करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर। आपको नहीं पता है, बट असल में एक बताया, आपको नहीं बताएगा, लेकिन एक्चुअल में इतनी है, 4 एम्पियर मतलब है, फ्लो हो रही है और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इसको केवीएल सॉल्व करके निकालोगे और आपने मान लो करंट की डायरेक्शन ये अज्यूम करी है I। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आएगा +4 एम्पियर। आपका आंसर कितना आएगा? +4 एम्पियर खुद ही आ जाएगा, क्योंकि करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रही है और इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो आपने जो डायरेक्शन ली है वही करंट की एक्चुअल डायरेक्शन भी है, और मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 4 एम्पियर आ गया। अब अगर मान लेते हैं आपने जो करंट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम करी और फिर सॉल्व किया है ना, मान लेते हैं ऐसा कर लिया आपने, क्योंकि आपको तो अभी नहीं पता ना करंट कहां से आ रही है। हो सकता है करंट यहां से ऐसी हो रही हो, करंट हो सकता है यहां से ऐसी हो, यहां हो सकता है करंट यहां से ऊपर जा रही हो। आपने जो डायरेक्शन मानी है वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, अनुमान है, एक अनुमान लिया है हमने। तो अगर मान लो अब मैंने अनुमान ऐसा लगाया, मैंने उल्टा प्रिडिक्शन लिया है, तब क्या होगा? आप करोगे सॉल्व, आंसर निकालोगे, तब उस केस में जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा -4 एम्पियर। देखो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं है केवल सॉल्व करने में, तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही आएगा आपका। बट ये माइनस साइन जो आपको बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपने जो करंट निकाली है उसकी डायरेक्शन जो आपने अज्यूम कर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन करंट बह रही होगी। समझ में आया ना? आपकी जो करंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बह रही होगी, मतलब जो आपने माना ऐसी है बट असल में वो वैसे फ्लो हो रही है। तो वो डायरेक्शन दिखाने के लिए उस आंसर में खुद ही आपका माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि आपका माइनस आया है, इसका मतलब जो करंट है वो उल्टी फ्लो रही होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड आपका सही आएगा। इसीलिए जब हम केवीएल सॉल्व कर रहे हैं, है ना, अब समझ में आ गया, जब भी हम केवीएल सॉल्व कर रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, हमें करंट के डायरेक्शन से कोई परवाह नहीं है। हमें 2 करंट की डायरेक्शन जो सही से अज्यूम करनी है, थर्ड उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। ठीक है ना? उससे क्या होगा, अगर भले ही आप जो भी डायरेक्शन लो, अगर आपने जो डायरेक्शन अज्यूम करी है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्चुअल में करंट फ्लो कर रही है, तो आपका आंसर खुद ही क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस साइन आपको ये बता देगा कि वो करंट है उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसा मान लेता हूं, मैं अपने मन से मान रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि मान लेते हैं
यहाँ मान लो कि मान लो करंट यहाँ से I2 अंदर को जा रही है, ऐसा मान लेते हैं, सपोज अब ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। I1 यहाँ गई, I1 यहाँ से आई, यहाँ चली गई I2, तो उसके नीचे कितनी जाएगी, नीचे जाएगी कितनी, I1 में से I2 चली गई, I1 आई, तो ये पॉइंट ऐसा है, I1 आई, जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है वो कैसा है देखते हैं, वाला पॉइंट में क्या है, यहां से I1 अंदर को आई, इसमें से I2 चली गई, तो बची कितनी, I1 माइनस I2 कहां जाएगी, नीचे को जानी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आप डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो। अच्छा अगर आपने उल्टा माना, उल्टा डायरेक्शन मानोगे, उस केस में क्या होगा देखो, तो आपको मानना है कि क्या हो सकती है वैल्यू, अगर आपको दो कंफ्यूजन नहीं होता है, अगर आप दो करंट एज्यूम करते हो तो थर्ड करंट की वैल्यू क्या होगी। जैसे जब मैंने नीचे को माना था, आप ऐसे समझ लो, देखो ऐसे समझ लो कि यहां से I1 आ रही है, यहां चली गई I2, तो इसको आप क्या मान लो, x मान लो, तो अंदर कितनी आ रही है I1, बाहर जा रही है इन दोनों का सम, तो यहां से x कितना आ गया, I1 माइनस I2, तो इस करंट की वैल्यू जाएगी सिंपली I1 माइनस I2, ठीक है। अच्छा अब मानते हैं आपने करंट की डायरेक्शन मानी है, ऊपर को मानी है, मान लेते हैं, उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप x मान लो, तो अंदर जा रही है ये दो करंट को सम जोड़ लो, x प्लस I2, और बाहर जा रही है I2, बाहर जा रही है, सॉरी I1 होगी, अंदर जा रही है x प्लस I1 और बाहर जा रही है I2, तो यहाँ से x कितना आ गया, I2 माइनस I1 आ गया। तो इस केस में करंट की वैल्यू कितनी, करंट की वैल्यू होगी I2 माइनस I1 होगी। तो कहने का मतलब क्या है, आप करंट की डायरेक्शन नीचे मानो या ऊपर मानो, ठीक है ना, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, ये जो टर्म्स है इनमें आपको सही करना मार्क। देखो ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब I1 माइनस I2 होगा और कब I2 प्लस I2 माइनस I1 होगा। अगर आपने इनमें गलती कर दी तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, आप दो करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लो, जैसा आपका एज्यूम भी आता है, दो करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लो और थर्ड वाली को इस तरह सॉल्व करो, उसको x मान लो और देखो अंदर कितनी हो रही है और बाहर कितनी बाहर निकल रही है, ऐसा करके जोड़ो और x की वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू आई है उसको वहां डाल लो। सिंपल करना है, कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगी, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया, तो जो मेरी करंट आ रही है वो आ रही है I2 माइनस I1 आके, तो यहाँ पे करंट होगी मेरी कितनी होगी, I1 माइनस I2 होगी, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या, पहला स्टेप क्या था, करंट को मार्क करना है, करंट फ्लो करानी है और मिनिमम नंबर ऑफ करंट को हमें फ्लो कराना है ना, ताकि हमारी इक्वेशन कम से कम बने। नेक्स्ट क्या था, पोलैरिटी मार्क करनी, पोलैरिटी मार्क करते हैं, चलिए पोलैरिटी मार्क करते हैं। यहाँ करंट एंटर कर रही है प्लस माइनस, नीचे एंटर कर रही है प्लस माइनस, यहाँ से एंटर कर रही है प्लस माइनस। फिर क्या है, लूप बनाना है और जो नंबर ऑफ लूप होंगे वो हमारे, हमने करंट कितनी एज्यूम करी उस पर डिपेंड करेंगे। करंट हमने दो एज्यूम करी I1 I2, तो लूप पे डिपेंड होगा। तो एक लूप यहां लगाते हैं हम, ठीक है, एक लूप यहां लगा दिया और एक लूप हम यहां लगा देते हैं ऐसे। लूप की डायरेक्शन जो होती है वो आप पे डिपेंड है, आप क्लॉकवाइज लगाओ या एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज मान ली है, यहाँ मैंने दोबारा क्लॉकवाइज मान ली, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज मान लो, कोई फर्क नहीं होता। अब सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो जहां से बाहर निकल रहे हो वो साइन लो, यहाँ से किससे बाहर निकल रहा हो, प्लस से बाहर निकल रहा हो, तो प्लस 10 आ गया। अब यहाँ से मैं निकलूंगा कितना आएगा, -3I1 आ जाएगा। यहाँ से नीचे आऊंगा तो कैसे बाहर निकलो, -2 आ जाएगा, 2 × I1 माइनस I2, ठीक है। सॉल्व हो गया, 0 कितना होगा 10, इसको आप जोड़ लोगे तो -5, वहाँ जाकर +5 हो जाएगा और यहाँ के प्लस वहाँ जाकर -2I2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है, सही है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, आप देखो ऐसे मूव कर रहे हैं, किससे बाहर निकलोगे तो ऊपर जाओगे तो प्लस से बाहर निकलोगे, +2I1 माइनस I2, यहाँ से बाहर निकलोगे -2I2 और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस से निकलोगे +8। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2I2 ये 2I1 हो जाएगा, अच्छा प्लस इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ। तो ये 2I1 -2I2 +8 हो गया। इसको वहाँ ले आते हैं तो -2I1 + 4I2 इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये दो इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन 1 हो गई, तो आ गया 10 5I1 -2I2, ठीक है, 8 -2I1 + 4I2। 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 5 × 2 = 10, 10 - 2 8 हो जाएगा, 8I1
सो कर लोगे 2 से 20, 20 प्लस 8, 28। तो I1 कितना आ गया? I1 आ गया हमारा 28/8, 28 मतलब 24 बाय सॉरी इसका आधा हो गया 4 से 4 7 जा 4 2 जा कितना आ गया? 3.5 एम्पियर आ गया। तो यहाँ हमारी करंट कितना है? करंट यहाँ पे हमारी आ गई 3.5 आई है और आंसर आपका प्लस आया है। I1 कितना आया है? +35 एम्पियर आया है। +35 एम्पियर मतलब असल में करंट ऐसे ही फ्लो कर रही होगी। 3.5 एम्पियर करंट असल में ऐसे फ्लो कर रही होगी। अब निकालते हैं I2 से निकालेंगे। इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल लेते हैं। तो 3.5 इंटू 2 इतना 7 हो जाएगा। 7 वहां जाके ऐड हो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। तो 4I2 इक्वल टू आ जाएगा 4I2 इक्वल टू आ जाएगा 7 + 8 ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो I2 जो आ जाएगा ये आ जाएगा 15/4। तो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी नियरली 16 3.9 के आसपास या 3.8 के 3.9 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं नियरली 3.9 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा? ये नियरली 3.9 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर प्लस आया है। हमारा आंसर क्या है? प्लस आया है। प्लस का मतलब क्या है? जो करंट है हमारी, जो करंट आ रही है वो 3.5 आ रही है। और ये बोलना चाहे प्लस मतलब आपने जो डायरेक्शन एज्यूम करी है, करंट उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। समझ में आया ना। मैंने I2 यहां को मानी थी, I2 मैंने यहां फ्लो मानी थी। तो अगर मैंने I2 यहां मानी है, आंसर प्लस आ रहा है, तो सही मायने में करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है और आंसर उतना ही हमारा क्या आ रहा है? सही आ रहा है। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब अगर मैं बीच की बात करूं, यहां पे बीच में कितनी करंट थी? ये करंट थी हमारी I1 माइनस I2 करंट थी। इस पे थोड़ा ये देते ध्यान। तो यहां करंट थी I1 माइनस I2 थी। तो I1 कितना था? I1 था 3.5 एम्पियर और वो कितना है? 3.9। 3.5 माइनस 3.9 कितना हो गया? -4 हो गया, है ना। -4 एम्पियर हो गया। दैट मींस जो सेंट्रल ब्रांच में जो करंट है उसकी वैल्यू है 0.4 और वो जो आपने डायरेक्शन एज्यूम करी है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। मतलब आपने जो नीचे को माना है, असल मायने में करंट जो है ऊपर को जा रही है और वो है 4.1 एम्पियर, लेकिन आपने नीचे मानी थी तो आपका आंसर कितना आ गया? माइनस आ गया। सही में ना। तो ये माइनस साइन ये डिनोट करता है कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम करी है एक्चुअल में करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। समझ में आया। अच्छा देखो यहां पे एक चीज और है। अभी देखो मैंने I2 को ऐसा माना था। अगर मैं I2 को ऐसा मानता है ना, अगर मैं I2 को मानता कि I2 यहां से आ रही है, यहां से I1 आ रही है और ऐड होके यहां जा रही है I1 + I2 जा रही है, लेट्स सपोज ऐसा मानता, उस दौरान क्या होता? जो आपका I2 की वैल्यू आती सॉल्व करने के बाद, नहीं I1 की वैल्यू सेम आती क्योंकि I1 तो आपने वही माना जो करंट फ्लो हो रही है। I2 की वैल्यू आ जाती उस टाइम I2 की वैल्यू आती -3.9 आ जाती। ये माइनस साइन का मतलब है कि आपने जो आंसर की वैल्यू निकाली वो तो सही है, लेकिन आपने जो डायरेक्शन एज्यूम करी है वो उल्टी है। तो आप समझ जाओगे कि माइनस मतलब डायरेक्शन उल्टी है, उससे रिजल्ट के वैल्यू में कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। तो केवीएल जब हम लगाते हैं, आप किसी भी नोड पे, जंक्शन पे जहां पे 3 ब्रांचेस हैं, आप किसी भी 2 ब्रांच में करंट को सही से एज्यूम करो और डायरेक्शन कुछ भी मान लो, थर्ड वाली में उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है। और ये मत सोचना कि अगर मैं डायरेक्शन उल्टी मान ली तो आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका अगर आपने डायरेक्शन एक्चुअल से उल्टी भी मानी होगी तो आपका आंसर माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या है कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम करी है वो उसकी उल्टी फ्लो हो रही है, तो आपको तो पता चल जाएगी डायरेक्शन क्या है, बट मैग्नीट्यूड में कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था हमने केवीएल से सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अच्छा अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं केसीएल से। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं केसीएल से। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं केसीएल से सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। ठीक है, अच्छा केसीएल के स्टेप क्या थे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जंक्शन को चेक करना है। जंक्शन ऐसा नोड है जहां पे 3 या 3 ज्यादा ब्रांचें मीट कर रही हैं। 2 एक जंक्शन, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें से किसी एक जंक्शन को हमें क्या करना है? ग्राउंड करना है। तो मैंने क्या कर दिया? उसको मैंने ग्राउंड कर दिया।
यहाँ पे क्या क्या कर दिया मैंने, उसको मैंने ग्राउंड कर दिया, अर्थ हो गया। और जो बचा नोड है, जो बचे जंक्शन नोड है, वहां पे वोल्टेज अज्यूम करनी है V, और क्या करना है, उस नोड पे KCL लगाना है अपनी मर्जी से। तो मैंने मान लेते करंट यहां से आ रही है I1, एक करंट आ रही है यहां से I2, और यहां जा रही है I3। तो आप देखोगे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, I1 कहां से फ्लो कर रही है, 10 से, और कहां जा रही है, V के पास, 10 माइनस V अपॉन 3, 10 माइनस V, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन 3, ठीक है। I2 यहां जा रही है और जा रही है इसके बाद, देखो यहां से जा रही तो ऊपर पोटेंशियल क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये कौन सा दे रहा है पोटेंशियल, इसको माइनस दे रहा है, तो यहां पर आएगा -8, क्या आएगा, -8 माइनस V अपॉन 2, तो आएगा -8 माइनस V अपॉन 2 इज इक्वल टू I3 क्या है, यहां से यहां जा रही है V माइनस 0 अपॉन 2, तो V माइनस 0 अपॉन 2 मतलब V बाय 2 हो गई है, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6 हो गया, ठीक है। इसको ऊपर ले आते हैं 20 माइनस 2V, इसको ले आते हैं -24 माइनस 3V, ठीक है, इक्वल टू कितना, V बाय 2, 2 से ये कट गया 3 ऊपर ले आता हूँ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 24 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, और इक्वल टू कितना हो गया, 3V हो गया। तो उसको यहाँ ले आता हूँ, -4 इज इक्वल टू 8V, तो यहाँ से V आ गया मेरा -4 बाय 8, तो ये जाएगा -1 बाय 2 हो गया। वोल्टेज कितनी आ गई, -1 बाय 2, तो वही यहाँ पे जो V की वैल्यू कितनी आ गई, V आ गया -1 बाय 2 आ गया। अच्छा, अब वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, I1 कितना है, तो देखो यहाँ से मैंने I1 लिया, I1 कितना है 10 माइनस कितना है वो माइनस V कितना है, -1 बाय 2 मतलब -0.5 बाय 3, तो ये हो गया 10.5 डिवाइड बाय 3 कितना हो, ये आ जाएगा 3.5 एम्पेयर। तो देखो मेरा I1 कितना आ गया, 3.5 एम्पेयर आ गया, और वहां भी मेरा I1 कितना था, 3.5 एम्पेयर था, ठीक है। अब क्या निकालना, I2 कितना है, -8 माइनस V अपॉन 2, तो -8 माइनस -0.5 बाय कितना 2, तो ये जगह माइनस प्लस हो गया, तो ये -3.5 आ गया, सो ये -7.5 हो गया। तो अप्रोक्सीमेट ये मेरा कितना था, ये मेरा आ जाएगा कितना आ गया, रुकिए, ये 3.9 के आसपास आ गया, इसका आंसर मेरा कितना 3.9 एम्पेयर आ गया। तो देखो वहां डायरेक्शन मैंने ऐसी मानी थी तो आंसर +3.9 था, यहां डायरेक्शन ऐसी मानी तो आंसर कितना है, -3.9 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। और आपको I3 निकालना है, I3 का हो जाएगा V अपॉन 2, तो आप इसको निकाल सकते हो, I3 मेरा हो जाएगा V अपॉन 2, तो -0.5 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, -0.25 के पास का आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने एक ही क्वेश्चन को केवीएल से भी सॉल्व किया और एक ही क्वेश्चन को मैंने केसीएल से भी सॉल्व करा। यहां पे ध्यान देते हैं कि यहां पे जो मैंने वेरिएबल अज्यूम किए, वेरिएबल जो अज्यूम किए वो कितने अज्यूम करे, 2, एक तो I1 और एक I2, तो 2 वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए मुझे 2 इक्वेशन बनानी पड़ी। बट यहां मैंने वेरिएबल एक ही अज्यूम किया है, वो क्या है V, तो मुझे इक्वेशन भी कितनी फॉर्म करनी पड़ी, यहां मुझे इक्वेशन भी एक ही फॉर्म करनी पड़ी, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप हो सकते हो ऐसे क्वेश्चनों में जहां पे वेरिएबल देखते हैं एक लग रहा है, तो यहां पे केसीएल मेरा क्या पड़ रहा है, आसान पड़ रहा है, ठीक है। तो आप देखो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चन की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे केवीएल आसान पड़ रहा है, कहां पे केसीएल आसान पड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों पे केसीएल आसान पड़ता है। अब थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जहां पे केवीएल आसान पड़ता है और केसीएल टफ पड़ जाता है, पर बड़े क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में जो आएंगे नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कराने का आपको मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से कराया, वो सिर्फ समझाना था मुझे कि एक क्वेश्चन को जब मैंने केवीएल से सॉल्व कर रहा हूं तो कितना लंबे स्टेप लग रहे हैं, मतलब जितने लंबे स्टेप्स होंगे क्वेश्चन में एरर के चांस उतने क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और हमारे पास एग्जाम में जो पेपर भी होता है स्पेस भी कम होती है। यहां पे देखो कम स्टेप में हमारा क्या हो गया, आंसर यहां पे निकल गया, ठीक है। तो इस मेथड से हम देख रहे हैं यहां एक ही इक्वेशन हमारी अप्लाइड हो, क्योंकि वेरिएबल एक ही था, एक ही इक्वेशन में हमारा क्या होगा, आंसर निकल गया। यहां वेरिएबल दो थे तो 2 इक्वेशन बनाई, फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, और तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा बहुत यहां पे हमारा लेंदी हो गया, ठीक है। तो ये था केवीएल, और मतलब एक न्यूमेरिकल लिया और उससे मैंने दोनों से सॉल्व किया, केवीएल केसीएल से, ताकि हमें कंपैरिजन समझ में आ जाए
कि कोई क्वेश्चन केबल से आसान पड़ता है, कोई क्वेश्चन केसीएल से आसान पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें अज्यूम करना है कि वेरिएबल पे डिपेंड होता है, कहां पे आपने कितने वेरिएबल अज्यूम करें। अगर केसीएल में वेरिएबल ज्यादा अज्यूम किए हैं और केबीएल में वेरिएबल कम है तो आपका केबीएल आसान पड़ेगा, केसीएल टफ पड़, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। आसान का मतलब है कि आपके स्टेप्स कम लगेंगे। हमारा एग्जाम में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आपको मिनिमम स्टेप में आंसर निकालना है, क्योंकि एक तो टाइम कम होता है, ऊपर से आप जितने ज्यादा स्टेप लोगे आपके एरर के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, उस पर से हमारे पास एग्जाम में स्पेस भी कम होती है। तो हमें देखना होता है कि कितने मिनिमम स्टेप में हम आंसर निकालें। तो हमने देख रहे हैं, यहां देखा कि इसमें मिनिमम स्टेप में आंसर आया और यहां पे हमारा थोड़ा सा लेंथी हो गया। हमेशा लेंथी नहीं होगा, कई क्वेश्चन में आगे हमारा होगा, ठीक है। अब आगे फर्दर जो लेक्चर्स होंगे हम उसमें थोड़े मतलब थोड़ा सा जो स्पेशल केस लेके आएंगे और वहां देखेंगे वोल्टेज और करंट सोर्स साथ होंगे और उनमें देखेंगे कहां पे केबल लगाना है, कहां पे केसीएल हमें लगाना है, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स हैं, कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको मैं क्लियर कर सकूं। थैंक यू।